Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 12th chemistry. ये आपकी एक रिवीजन वीडियो है, इस वजह से मुझे आपको टॉपिक्स बताने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना ये जो आपकी वीडियो है इसको देखने से पहले। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है एक प्रिंट आउट, इसके ऊपर रखा है क्लास 12 जो पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इसके अंदर है आपका जो यूनिट टेस्ट में आने वाले इस बार टॉपिक है वो है आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 चैप्टर आपके बेसिकली आ रहे हैं यूनिट टेस्ट में, ठीक है। तो उसमें आपके क्या क्या टॉपिक छूट चुके हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब कट चुका है, बैंड थ्योरी ऑफ द मेटल कट चुका है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये भी आपका इस बार रिड्यूस हो चुका है। एंड पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर कट चुका है। लेकिन इसमें क्या था कि पहले हमें इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता था एन पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर आपका फिजिक्स में भी है 12th में, तो ये वहाँ पे भी हमें थोड़ा इफेक्टिव होता था कि वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होती है और कैसे कैसे करके हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखो, आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक सॉलिड स्टेट में से कट चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो आपके ये न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है ना। वेंटो फैक्टर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बेसिकली हमारे बहुत सारे एक तरीके से फॉर्मूलेज भी हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो इफेक्टिव रहता है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, लेड एक्यूमुलेशन क्या होता है, लेड का सेल्स क्या होता है, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ये कट चुके हैं आपके। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से रिलेटेड वाली हमारी रिएक्शंस क्या हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एलिमेंट्री आइडिया, है ना, ये क्या है। ड्राई सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है। अच्छा है, ये आपके कुछ टॉपिक कट चुके हैं, लेकिन इसके अंदर चार्जिंग की कंडीशन में क्या होता है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में क्या होता है। जैसे आपका ये इन्वर्टर बैटरा सेल्स होते हैं, है ना, घर में इन्वर्टर जो होता है, तो चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा होता है तो वो हमें सब कुछ इसके अंदर देखना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका केमिकल काइनेटिक्स वगैरह है, तो कोई बात नहीं, इन आगे के चैप्टर्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास आजकल जो रिड्यूस पोर्शन में जा रहा है वो आपके पास गया भी होगा। तो आज हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं आपको हल्का हल्का रिकैप कराती चली जाऊँगी कि इसके अंदर ये टॉपिक हैं। तो क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट है मंडे को, है ना, तो इस वजह से आज आपकी ऑर्गेनिक की वीडियो नहीं आएगी, आपकी ये वाली वीडियो आएगी, ठीक है ना। इसके अंदर आपको बस ये देखना है कि एटलीस्ट कुछ बच्चों को तो पता होगा, लेकिन अगर कुछ को नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं इस बार, तो उनको भी इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपका ये वाला तो ख़त्म हो गया, इसके बाद जो और होगा वो मैं आपको भेज दूंगी। अब आपका जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। देखो, सॉलिड स्टेट में एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना, नेक्स्ट पेज करो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड ही क्या होते हैं तो सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड स्टेट। सबसे पहले क्या होता है, सॉलिड वो होता है जिसका डेफिनेट मास होता है, यहाँ आप देख सकते हो, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। अच्छा देखो, किसी भी पार्टिकल के अंदर पार्टिकल्स होंगे, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस नहीं है तो वो सब्सटेंस ठोस कहलाता है। लेकिन अगर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो हमारा ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा लिक्विड, और बहुत ज़्यादा है तो गैसेज, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि पार्टिकल क्या है, क्लोज है, स्पेस नहीं है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल इन आयन पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेटेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इन्होंने कहा अपनी पोजीशन पर ऑसिलेटेट करते रहते हैं, मूवमेंट नहीं शो कर सकते। अब बात आती है आपकी एमोर्फस है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, ये आपको 2 फिगर दिखा रखी है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास की, ठीक है। इसके अंदर आपका एक का फिक्स शेप दिखा रखी है, एक की रेगुलर शेप दिखा रखी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपका ये जो है ये स्टेबल से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा सब कुछ। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनकी ज्योमेट्रिकली जो शेप होती है वो फिक्स होती है, जो अभी हमने देखा था, है ना। एमोर्फस जस्ट अपोजिट कर लो। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा जब वो मेल्ट होंगे, लेकिन एमोर्फस सॉलिड डिपेंड करेंगे, सॉफ्टन हो जाएंगे ओवर अ रेंज ऑफ अ टेम्परेचर देने पे अलग अलग। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करेंगे किसी भी शार्प एज या फिर नाइफ वगैरह से, तो वो एक सीक्वेंस में कट हो जाएगा। जैसे कि दीवार है, दीवार के ऊपर क्या है कि हमारी ईंटें लगी हुई है और लाइन से लगी हुई है, तो अगर हम उसे कट करना चाहें तो काट देंगे, लेकिन अगर छोटी बड़ी ईंटें हैं, है ना, तो उसको नहीं काट पाएंगे। तो ये वाली बात है कि एक हमारा
रेगुलर स्ट्रक्चर निकलेगा तो क्रिस्टलाइन, और रेगुलर नहीं निकलेगा तो एमोर्फस। इसी को ही हम एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक इन नेचर भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रॉपिक और द एमोर्फस को आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक रेगुलर शेप है लंबे ऑर्डर तक। लेकिन एमोर्फस सॉलिड हमारे स्यूडो सॉलिड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो का मतलब झूठे, लगते तो है वो सॉलिड बट है कैसे, लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओनली अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक तरीके से इसके अंदर डेफिनेट शेप नहीं है। तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। वाटर सॉलिड डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, ये आपका कर चुका है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है ना। आयनिक सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, ये आपका टॉपिक कट चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपकी कुछ, ये भी आपकी कट चुकी है। ये इसी की टेबल, इसने जो अभी हमने पीछे कहा कि ये कट चुका है, इसको टेबलिक फॉर्म में दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल और क्रिस्टल लेटिस दे रखा है। तो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, तो देखो अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लेटिस। ये आपका कोई क्रिस्टल है, याद रखना है। इसके कॉर्नर्स क्या इंडिकेट करते हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर कितने कॉर्नर्स आ सकते हैं। तो ये कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपने अच्छी तरीके से कर ही रखा है। इसके अंदर भी हमारे कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है ना। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। सबसे ईजी है टॉपिक, ठीक है ना। ये जब सर ने आपको लास्ट टर्न पे कराया होगा, सर ने आपको कराया होगा, एक बार ये टेबल हल्का सा माइंड में देख लेना कि अगर जो क्रिस्टल लेटिस है वो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, या फिर ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, तो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, है ना। कि जो एज लेंथ है, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल क्यूबिक के अंदर हमारा क्या होगा, या तो एज लेंथ होगा या तो एज एंगल होगा। तो एंगल और एज लेंथ के बेसिस पे कि अगर क्यूबिक है तो क्या होगा, टेट्रागोनल है तो क्या होगा, ऑर्थोरम्बल है तो क्या होगा, हेक्सागोनल है तो क्या होगा। इन्होंने इसके ये कई सारे इन्होंने ये दिखा रखे हैं ना। ये आपको समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट, इन्होंने कहा है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। इसकी हमारी क्या है, इतनी ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इसकी हमारी आएगी डेफिनेशंस। याद रखना सॉलिड स्टेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका, एक डेंसिटी का क्वेश्चन आना है और एक डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आना है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है ना, नंबर ऑफ द वॉइड्स फील्ड। देखो इसमें हमें ये भी निकालना पड़ेगा, वॉइड का मतलब क्या है। अगर आपने तीन बॉल रखी, वो भी ट्रायंगुलर शेप में जैसे बच्चे खेलते हैं, तो 3 बॉलों के बीच में ना जो 3 बॉल होती हैं उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम वॉइड, है ना। अब देखो इसमें क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द 2 एक्सिस। देखो कंट्रीब्यूशन बताती हूँ। फेस के लिए है तो एक क्यूब का फेस हमारा 6, कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, 1/2 इंटू 6 रहेगा। कॉर्नर के लिए एक क्यूब के अंदर 8 रहता है तो 1/8 इंटू टोटल 8 रहेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फेस है तो 1/2 इंटू 2 रहेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव के लिए 2 आता है, ठीक है। ये बात सुनते रहना, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। टेट्रागोनल है तो टू एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और हेक्सागोनल है तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैक आता है जो 6 के लिए रिप्रेजेंट होता है ना। अगर इसके अंदर है एज सेंटर्ड के लिए आगे की कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, तो आप लिखोगे 1/4 इंटू 12। वो आया कहाँ से था, वो सर ने आपको बताया होगा पूरे डिटेल में, क्योंकि अब आपकी ये रिवीजन वीडियो है तो ये जल्दी जल्दी इसी तरीके से करके होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने थे, है ना। ये आपको दिखा रखा है। ये पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये आपको ये पता होनी चाहिए। जो आपकी डेरिवेशन है कि अगर हमारा FCC है तो 74% आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, BCC है तो 68, और हमारा सिंपल है तो हमारा क्या रहेगा 52.4 के करीब 52.4 के करीब रहेगी। अब देखो मैंने बताया था कि जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल डायमेंशन के अंदर क्या आता है, इसके अंदर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है डेंसिटी का क्वेश्चन, है ना। डेंसिटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, Z/m/A3/NA। इसकी खाली क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर Z क्या है, नंबर ऑफ द यूनिट सेल, वेयर M इज़ द मास, मोलर मास बोल सकते हो। A क्या है, यूनिट सेल की जो एक तरीके से हमारी A होती है, एवोगैड्रो नंबर Na, है ना। और यहाँ पे क्या है कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि पिकोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में, तो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी रहती है। तो बस ये आपको देखना, ठीक है, गिवन करके लिखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर और क्या आएगा कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है कि कोई अगर पार्टिकल एक जगह पे है वो अपनी जगह पे ना आके कहीं और पोजीशन पे जाके सेटल हो गया। सपोज एक हमारी क्लास है, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं,
30 स्टूडेंट्स की जो हमारी एक तरीके से सीट है वो फिक्स है, लेकिन एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो अपनी सीट पे बैठ नहीं रहा है और वो किसी और की सीट पे जाके बैठ गया, तो मैं बोल सकती हूँ ना डेंसिटी तो बढ़ी नहीं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का एक तरीके से इंक्रीमेंट हो जाना, ठीक है। तो मैंने अभी ये बताया है कि जैसे क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है ना, तो बढ़ा तो कोई नहीं है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो नहीं बढ़ा ना, कोई भी इंसान बाहर से नहीं आया, अंदर का ही डिसलोकेट हो रहा है, बार बार अपनी पोजीशन छोड़ के किसी और की पोजीशन पे जाके बैठ रहा है, तो उसको बोलेंगे एक तरीके से इंटरस्टिशियल इफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी हो गई किसी चीज़ की, जैसे वैकेंसी नहीं बोल देते। शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको सब होना चाहिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर SR3 पॉजिटिव का ये क्वेश्चन आ जाता है, और Na क्रिस्टल का आ जाता है नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट के अंदर, है ना। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज ये आपकी कट चुकी है, कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द, ये भी कट चुकी है। और लास्ट टाइम पे बस आपको क्या करना है, एक तो डिफेक्ट्स देखने हैं और एक आपको डेंसिटी का क्वेश्चन देखना है सॉलिड स्टेट के अंदर। NCERT के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह तो आप लोग कर ही लोगे, अगर वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है तो आप लोग प्लीज़, मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग बुक खोल के बैठना, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन दे रखे हैं, होमोजीनियस, मिक्सचर, सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है तो ये आपको पता है। सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट ज़्यादा में प्रेजेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, होमोजीनियस अगर कोई अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर है, कि यानी कि वो कंप्लीटली मिसिबल अगर सॉल्यूशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको ये टेबल गिवन है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड द सॉलिड सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि गैस गैस है तो मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन क्या क्या चीज़ें बनेगी, ठीक है। अब आपकी है कि कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे इसमें वो आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो अगर मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट आता है, ये छोटी क्लास में भी है, 11th में भी करके आए हो, इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सही रहता है। मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट निकल जाएगा, और ये आपके न्यूमेरिकल में गिवन रहेंगी वैल्यूज़, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। अगर वॉल्यूम परसेंटेज है तो क्या करोगे, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट को कैसे बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, ppm है, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये नेग्लिजिबल होता है 10⁻⁶, तो इसको ना थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं जब इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सर ने पढ़ा चुके हैं सर, और ये रिवीजन वीडियो है तो मुझे आपको फॉर्मूले बताने हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आप ही लोग करोगे। ऑर्गेनिक की हमारी मतलब एक तरीके से कंटिन्यू रहेगी, आज बस ये एक आपकी रिवीजन वीडियो होगी, है ना। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि रिड्यूस्ड पोर्शन कौन सा है और कैसे कैसे करके आप क्या सॉल्व करोगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मतलब हिंट टाइप। तो क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। जैसे करते हैं ना कि जिस चीज़ का निकालना है और अपॉन टोटल कितना रहा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अगर एक कंपोनेंट है तो एक्स ए लगा देंगे और दूसरा कंपोनेंट है तो एक्स बी लगा देंगे। और देखो याद रखना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, अपॉन सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होंगी ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, या फिर दो कंपाउंड होंगे जो भी होंगे, तो वो टोटल नीचे लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ही। तो x इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, और ऐसे ही अगर x b का आया तो क्या लिखेंगे ऊपर, NB अपॉन Na प्लस Na प्लस NB, सॉरी, ठीक है। या फिर इसका ही फॉर्मूला क्या होता है, एक निकल गया तो 1 में से माइनस करके दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल चुका होता है। जैसे वैसे नहीं करते मैथ्स में कि 100 ले लेते हैं, 100 को हम एक तरीके से स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइल एल्कोहल, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है C2H6O2, है ना, 20% ऑफ द बाई मास दे रखा है। तो इसके अंदर क्या है, देखो इन्होंने 20/62 पहले इन्होंने मोल्स निकाल लिया, फिर इन्होंने वाटर का मोल्स निकाल लिया, 80% दे रखा है। H2O का हमारा मोलर मास कितना हो जाएगा, H2 का 2 प्लस O का 16 प्लस 2 18 आ गया 18। तो X से उसका ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, रख दो और आंसर आपका आ गया।
मोलैरिटी देखो, मास ऑफ, यहाँ पे मोलैरिटी मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, यह आपको याद होना चाहिए। खाली इसके एक तरीके से जो न्यूमेरिकल होगा इसमें ना वैल्यू ही लिखी रहेगी, और यहाँ पे ना करके इन्होंने बस डायरेक्ट वैल्यू करके आपको पुट ही करनी है ना। अब यहाँ देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ द NaOH इन अ सॉल्यूशन। तो NaOH का आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ ये 40 कहाँ से आया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये 40 कहाँ से है, Na का हमारा 23 × 23 हो जाता है ना Na का, और प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16, H का 1, और इस इक्वल्स टू करके हमारा कितना आ जाएगा सोडियम का, ये करके देख लो, है ना। वैसे तो ये छोटी क्लास में भी करते आए हैं हम। और वॉल्यूम की वैल्यू रखो और फिर यहाँ पे फॉर्मूला रखो और आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका जैसे ये कई सारे आपके इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, solubility of the substance is in maximum amount that can dissolve in a specific amount of a solvent at a specific temperature के ऊपर कितना soluble हो सकती है कोई भी चीज़, है ना। ये आपकी डेफिनेशंस है, ये तो आप कर लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल क्या है, ये सर ने पूरा आपको डिटेल में करके समझाया होगा। हेनरीज रो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखो ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, आपको बस ये सॉल्व करने हैं। आप देखो यहाँ पे एंड द वॉल्यूम प्रेशर और अ लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्स लॉ इंपॉर्टेंट है और हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ये आपकी ड्राइव आ जाती है ना। और ये आता है आपका ये वाला ग्राफ आ जाता है मोल फ्रैक्शन का, है ना। ये सर ने आपको पूरा डिटेल में करा रखा है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं ऐसे करके करा रही हूँ आपको बार बार, है ना। और उन्होंने आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराए होंगे, तो मैं मान के चल रही हूँ उन्होंने आपको सारे टॉपिक्स करा रखे होंगे। अब आपकी प्रैक्टिस तो अब आपकी रहती है, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हो, तो बस आपको हल्का हल्का सा हिंट, तो P इज इक्वल टू KH इंटू X, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इनटू लिक्विड वगैरह कैसे करके होगा, और यही वाला आ गया आपका ली-चाटलियर्स नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है ना। ये इसके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो जैसे कि आपका ये है कि इन्होंने ये वाला दे रखा है, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन ऑफ अ सर्टेन टेम्परेचर, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट वेटिंग इतना दे रखा है, बेंजीन इतना दे रखा है, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखो और इसका आंसर सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर डेनियल सेल्स इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसका पूरा प्रोसीजर है। उन्होंने नोट्स में आपको भेजा भी था, और कुछ बच्चों ने की जब मैंने नोटबुक चेक करी थी तो उन्होंने भी ये दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ देखो रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गैल्वेनिक सेल की हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये पूरे लेंदी टॉपिक्स हैं, तो ये अब तो नहीं हो सकते पूरे क्लियर, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ लेकिन हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है ना। ये सर ने आपको सारा करा रखा है। तो आपको एक बार ये फ्यूल सेल्स वगैरह इसकी ये सब कुछ कट चुका है, कॉपर सेल्स वगैरह, है ना, ये आपका अभी फिलहाल कट चुका है। तो ये आपके लिए ईजी है, देखो कितनी सारी रिएक्शन हो जाती वरना यहाँ पे, है ना। अब आपकी कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो रो आ जाता है, R इज इक्वल टू रो L/A, है ना। G इज इक्वल टू 1/R के इक्वल होता है, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह तो आप लोग याद ही कर लेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ कि बुक्स बीच में खोल के बैठना, क्योंकि मैं इसको, या आपकी एक रिवीजन वीडियो है तो ये इसी तरीके से चलेगी आपकी बुक से करके, है ना। अब यहाँ देखो आपका ये है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कैसे होती है। तो मेजरमेंट इसका इतना वो करके नहीं आता, हाँ आपको बस इसके फॉर्मूले और इसका क्वेश्चन आने चाहिए कि R इज इक्वल टू रो L/A या फिर L/K। इसको काप्पा के नाम से भी जानते हैं, काप्पा के, है ना। अब आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो अगर वीडियो ब्लर हो रही है तो बीच में देखो मैंने ये पेज नंबर भी यहाँ पे बता रखा है ना। पेज नंबर आपका हो जाएगा 91, यहाँ आप देख सकते हो ये नीचे की साइड। तो इतना तो आप देख ही लोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन खोलने हैं तो ये आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। इसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन गिवन है और आपके और भी गिवन है, जैसे सॉलिड स्टेट के अंदर भी, सॉल्यूशन के अंदर भी। तो बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल लो। अगर एनसीईआरटी में पहले एनसीईआरटी की बुक निपटाओ, यूनिए की साइड बुक आप ABC, मॉडर्न ABC वगैरह लेकर
बैठ गए, वो करो, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए करो। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो पहले एनसीईआरटी ही कवर करो, क्योंकि जो 70 नंबर का पेपर है 70 में से 55-60 नंबर का पेपर तो उसमें से ही आना है। वैसे कहने की बात है ये सब कुछ आता पूरा का पूरा है, बस ये है कि थोड़ा अगर अच्छे तरीके से पढ़ा हो और किसी ने पढ़ा रखा हो ना तो पूरा अच्छी तरीके से सारे का सारा पेपर हो जाता है, अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं करने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे, है ना, जो हमारी वीडियोज़ आई है। तो अभी के लिए आपकी यही है। तो रिड्यूस पोर्शन बेसिकली मुझे इस वीडियो के अंदर ये बताना था, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो वैसे सब कुछ ही है, क्योंकि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को एक तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके पास आज का कल का टाइम है ना। फिर आपका जब केमिस्ट्री का पेपर होगा 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है, जो मैक्सिमम पोर्शन रहेगा वो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन से रहेगा। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से, है ना। और कोई भी डाउट मत छोड़ो, जो सर के नोट्स है, सर की वीडियोस देखो अपनी, क्योंकि सर ने जो आपको पढ़ाया डायरेक्टर सर ने, तो उनकी वीडियोस आपके पास होगी, है ना। और अच्छे तरीके से करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।